हे एवरीवन, इंडियन इकोनॉमी में हमने लास्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड जीडीपी को हमने बहुत डिटेल में कवर करा था बिकॉज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू जीडीपी, बेस ईयर विजन एंड ऑल सारी चीज़ें, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट, गुड्स की टाइप, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। जीडीपी से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, बिल्कुल बेसिक से हमने इसको कवर करा था एग्जाम्पल के साथ, कैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, कैलकुलेशन के मेथड कौन से हैं, बेस ईयर रिवीजन, जो भी सारी चीज़ें हैं हमने देख ली थी। ऐसे ही एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी भी हमने कवर कर लिया था, एंड जो पर कैपिटा इनकम है वो कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया था। ओके, एंड जो जीवीए है वो हमारा करंट अफेयर के साथ कवर हो गया था। ओके, सो इकोनॉमी हमने स्टार्ट कैसे करी थी, हम एक सीक्वेंस में चल रहे थे, बिल्कुल बेसिक टर्म्स पहले हमने समझी थी, ये वाली इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहते हैं। फिर हमने प्री ब्रिटिश एरा से स्टार्ट करा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये सब चीज़ें पढ़ी हमने, कैसे हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद फिर 3 मॉडल्स थे, एंड जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने एक मिक्स्ड मॉडल को चूज करा, क्यों चूज करा वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली थी। फिर हमने एक ये सीक्वेंस बनाया था कि हम 1950 से लेकर 1990 का पीरियड पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है तो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने कवर करने थे। देन उसके बाद हमने कहा था कि हम 5 ईयर प्लान्स कवर करेंगे, बट थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं हमने प्लानिंग, ओके, हम प्लानिंग समझ चुके हैं सारी। 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या चूज हुआ था ये भी हमने देख लिया था। फिर कैसे शिफ्ट हुआ फिर 2002 में इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट वो हमने देख ली थी। ऐसे ही फिर प्लानिंग का एक्सपेंशन कैसे हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या थी वो भी हमने देख लिया था। फिर हमने प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई थी इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हमने ये विश्वेश्वरैया प्लान से लेकर हम सर्वोदया प्लान तक कवर कर चुके थे, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड अब आ चुका है। एंड देन 1950 में फिर प्लानिंग कमीशन आता है। प्लानिंग कमीशन फिर बहुत सारे प्लान्स लेके आता है, एक सेंट्रल लेवल की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया था, हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ अगेन रिसेंट डेवलपमेंट्स। सो आज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे फिर प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान्स लेके आता है, वो हम 5 ईयर प्लान्स पहले कवर करेंगे। देखिए जो 7th 5 ईयर प्लान है, 7th तक ना जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम कवर करेंगे, 7th के बाद ही फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, उसके रीजंस देखेंगे, देन हम एलपीजी रिफॉर्म्स कवर करेंगे, क्योंकि 7th प्लान के बाद ही फिर 2 एनुअल प्लान्स आते हैं जिसमें फिर ये एलपीजी रिफॉर्म्स भी आएंगे, उसके बाद फिर बाकी के प्लान्स आते हैं। अब तो देखिए नीति आयोग आ चुका है, ऐसी कोई 5 ईयर की प्लानिंग होती नहीं है, बट हमें क्या पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, जैसे कि इनके डिफरेंट नाम क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर प्लान है वो हैरड डॉमर प्लान मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ये मॉडल क्या है। सो ऐसी चीजें हम सारी चीजें आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, एंड गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, बिकॉज ऐसे फिर यूट्यूब जो होगा वो मेरी वीडियोस को पिक करेगा और वीडियोस आगे जाएंगी, अदरवाइज चैनल का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं बहुत सारी एफर्ट्स डाल रही हूँ बट चैनल ग्रो नहीं हो रहा है उतना। एंड वन थिंग हैपेंड विद मी, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था, मैं उसको अच्छे से यूज़ भी नहीं कर रही थी, someone hacked that account, it's so funny, my YouTube channel is not monetized, Facebook वगैरह इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, पता नहीं why would somebody do that। so या मैंने डिस्क्रिप्शन से उसका Facebook का लिंक भी अभी हटा दिया है। anyway I just found it funny so shared it with you guys। okay, स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन आने से हमारे इंडिया में फिर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड 3 तरह के सेंट्रल प्लान्स होते हैं। देखिए एक तो है 5 ईयर प्लान्स जो हम आज देखेंगे, देन फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम है, ये भी सेंट्रल प्लानिंग में ही आता है, देन है एमपीलैड्स, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ओके, सेंट्रल प्लानिंग है क्या, अगर कोई भी प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है या फिर उसको सेंटर ही फाइनेंस कर रहा है उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसको वो बोला जाएगा एक सेंट्रल प्लान। इस काम में हेल्प करता है फिर प्लानिंग कमीशन। ओके, सो देखिए ये जो 5 ईयर प्लान्स आते हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे 5 ईयर प्लान्स, देन फिर देखेंगे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, देन एमपीलैड को समझेंगे। एमपीलैड आज के टाइम पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पंजाब में भी फ्लड्स वगैरह की सिचुएशन आई है, उत्तराखंड, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं अफेक्ट हुई हैं फ्लड्स की वजह से, तो अगर कोई जो एमपी है वो इस एमपीलैड से फंड्स ले सकता है एंड देन उसका डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है।
इन प्लान्स के लिए कुछ गोल्स रखे गए कि इन गोल्स को हमने सारे प्लान्स में अचीव करना है। ऑल्दो हर एक प्लान में हर एक गोल को अचीव कभी नहीं करा जा सका। ओके, ये गोल्स कौन से थे? सबसे पहले है, ओके, आपने ये याद रखने के लिए आप जेम्स वर्ड याद रख सकते हो। जी से है ग्रोथ, ई से है इक्विटी, एम से है मॉडर्नाइजेशन एंड एल से है सेल्फ रिलायंस। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो कंट्री की सर्विसेज और जो गुड्स हैं इनको हमने इंक्रीज करना है, दैट इज हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। या तो हमारा जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, देखिए एक होता है कंज्यूमर कैपिटल, देन एक होता है प्रोडक्टिव कैपिटल। अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है तो उसके लिए प्रोडक्टिव कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या आएंगे? एसेट्स रहेंगे, मशीनरी रहेगी, इसमें ह्यूमन कैपिटल भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन सारी चीजों का यूज करा जाएगा प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में और ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो हमारे पास जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए ग्रोथ के लिए। एंड अगर इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें तो ग्रोथ को बेस्ट इंडिकेट करता है जीडीपी। सो देखिए अभी यहाँ पर फायदा हो गया ना, जीडीपी हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है जीडीपी से रिलेटेड जो एग्जाम में आ जाए और हमने छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जीडीपी क्या है? गुड्स और सर्विसेज किसी कंट्री में कैसे कितने प्रोड्यूस हो गए हैं एक ईयर में, है ना। तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा जीडीपी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। और ग्रोथ के लिए ये जो जीडीपी है ये बनता कैसे है? देखिए इसका एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा और ऐसे ही कुछ सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। ये तीनों ही मिलकर बनाएंगे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट होती है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। कोई कंट्री होगी जो एग्रीकल्चर के बेस पर पहले स्टार्ट होगी, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, देन सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। हमारे इंडिया का एक पेक्यूलियर केस रहा था, हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम आगे जाके समझेंगे कि कैसे हुआ। जैसे कि एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखी है। अच्छा 11th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको पता ही है कि आपने जरूर पढ़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाकी अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं। ओके, सो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैसे सर्विस सेक्टर, जब हमारे ये प्लान स्टार्ट हुए थे तो 1990 तक का पीरियड, 1950 से लेकर हम 1990 तक के प्लान्स कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाएंगे, है ना। तो जब ये 1990 तक का पीरियड आता है, यहाँ तक आते आते सर्विस सेक्टर मोर देन एग्रीकल्चर एंड मोर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर चुका था। कितना कंट्रीब्यूट करा था? 40.59%। तो देखिए ऐसे हमारा इंडिया का ग्रोथ रेट चल रहा था। अब जो नेक्स्ट गोल है, पहला गोल क्या था? ग्रोथ, कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोडक्टिव कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, सपोर्टिंग सर्विसेज ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए। एंड देन सेकंड गोल है मॉडर्नाइजेशन। सो देखिए अगर हमने गुड्स को इंक्रीज करना है, हमारा प्रोडक्शन कैपिटल इंक्रीज करना है, हमें सर्विसेज का, गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हमें उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के बिना तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जैसे आजकल एआई का एरा आ चुका है ना, एआई के बिना अब बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, यहाँ पर इनके गोल्स की बात हो रही है। तो इन 5 ईयर प्लान्स में क्या बोला जा रहा था कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी सोशल आउटलुक को भी चेंज करना होगा। जैसे कि अगर मॉडर्नाइजेशन आएगा तो इट मीन्स वुमेन को भी कुछ राइट्स मिलेंगे, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या चलता था कि वुमेन विल स्टे एट होम एंड द मैन विल वर्क। सो ये सोशल आउटलुक भी हमें मॉडर्नाइजेशन में चेंज करना होगा, वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स देने होंगे। देन आता है हमारा थर्ड गोल 5 ईयर प्लान्स के लिए, वो है सेल्फ रिलायंस का। तो अगर किसी कंट्री को ग्रोथ लेके आना है, मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है, तो उस ग्रोथ के लिए देखो उसको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना होगा। या तो वो अपनी ही कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करेगा, और अगर उसके पास नहीं है तो वो इंपोर्ट करेगा। जितने भी फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स थे, इन सब में बात करी गई है सेल्फ रिलायंस की। जितने भी ये फर्स्ट 7 प्लान्स थे, इसमें फोकस था सेल्फ रिलायंस का। क्यों फोकस था? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारा जो इंडिया था, वो नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिया चाहता था कि हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ना ही फूड के लिए, ना ही
और भी रिसोर्सेज के लिए, हमें फॉरेन डोमिनेशन से फ्री रहना है। इसी की वजह से ही हमने सेल्फ रिलायंस को भी एक थर्ड गोल रखा। देन आता है इक्विटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल फॉर 5 ईयर प्लान्स। देखिए, कोई भी कंट्री ग्रोथ भी अचीव कर सकती है, मॉडर्न कंट्री भी हो सकती है, एंड वो सेल्फ रिलायंट भी हो सकती है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम क्या हो सकता है कि उस कंट्री के लोग जो होंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा भी नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल है कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा जीडीपी है, हाई नंबर्स है जीडीपी के, मॉडर्न इकोनॉमी है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है, बट वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ही सही नहीं है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा क्यों होता है? जब उस ग्रोथ के बेनिफिट्स सोसाइटी के सारे सेक्शंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब हम बोलते हैं कि इक्विटी नहीं है, कि कंट्री तो जीडीपी नंबर में तो हाई है, कंट्री का ग्रोथ भी अच्छा है, बट वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, वो अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पुअर सेक्शंस थे जिनके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए थे, सारे सेक्शंस में के पास नहीं पहुंच पाए हैं। हर एक इंडियन के पास बेसिक जो बेयर मिनिमम है वो नीड्स उनकी फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि उनके पास फूड होना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास एजुकेशन होना चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी वैल्यू देनी है, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। जो वेल्थ है वो कुछ ही सेक्शंस जो लोग कुछ ही जो सोसाइटी के लोग हैं उनके पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पर बोला जाता है कि जो 1% लोग हैं हमारे इंडिया में भी, वो मेजर चंक जो हमारी इंडिया की वेल्थ का वो होल्ड करते हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा इनइक्विटी है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। देखिए, दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब तो हो गया कि सारे के सारे ही बराबर हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। सो हम इक्विटी के ऊपर फोकस करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होगा कि देखिए, सब इक्वल तो नहीं रह पाएंगे, बट जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है उनको हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें या फिर ऐसी कुछ उनको चीज़ें दे दें जैसे जिससे उनका जो लेवल है कम से कम वो लेवल तो अराइज हो ना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दी जाती है रिजर्वेशन की। हम पॉलिटी में भी ये चीज़ देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो कुछ लोगों को सम जो मार्जिनल सेक्शंस है सोसाइटी के उनको रिजर्वेशन दी जाती है, सो दैट कि अगर उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वो रिजर्वेशन के थ्रू उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। सो यही इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे लिए हो गए 5 ईयर प्लान्स के गोल्स। ओके, अब देखिए, हमने देखना है कि ये 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या हुआ। ओके, सो 5 ईयर प्लान्स, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से लेकर 56 तक का इसका पीरियड है, 5 ईयर हो गए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स को देखा जा रहा है। ओके, ये जो प्लान है इस प्लान को बोला जाता है मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो फर्स्ट प्लान आया था इसका पर्पस ही यही है कि हमें मैक्सिमम ग्रोथ करनी है, मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, हमें कंट्री को आगे लेके जाना है। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड था? हेरड डोमर मॉडल के ऊपर। अब आपके लिए देखिए, आप सारी चीज़ें हो सकता है बुक्स से पढ़ लो, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी प्लीज़ उनको नोट करते जाइएगा। जैसे कि हेरड डोमर मॉडल है। ये मॉडल क्या कहता है? ओके, ये इक्वेशन है एक छोटी सी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमी डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट। ओके, हम बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में समझते हैं इसको, कि जितना ज़्यादा किसी इकोनॉमी का सेविंग रेट होगा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये था हेरड डोमर मॉडल का कॉन्सेप्ट। अब सेविंग रेट क्या है? कि देखिए, जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया में लोगों को बोला जाता है कि इन्वेस्ट कम करते हैं, सेव ज़्यादा करते हैं, सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो बहुत बेसिक सा मॉडल है ये भी इसी की बात करता था कि जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा बचेगा, एंड उस पैसे को फिर हम आगे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे, और ऐसे हमारा फिर जीडीपी का ग्रोथ भी होता जाएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जब 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उस टाइम पर हमारा जो इंडिया है उसने खुद को सेव कर लिया था। कैसे सेव कर लिया था? इस सेविंग रेट कॉन्सेप्ट की वजह से ही, क्योंकि जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर सेविंग ओरिएंटेड, यहाँ पर लोग सेव करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से फिर 2008 क्राइसिस को इंडिया ने अपने आप से इस क्राइसिस से बचा लिया था। एंड देन इंडिया ने क्या करा? जो इसके पास सेविंग्स थी उनको इन्वेस्ट करा इंडस्ट्रीज में। सो ये था हेरड डोमर मॉडल। हेरड डोमर मॉडल क्या कहता है? दैट हमें मैक्सिमम सेविंग के ऊपर फोकस करना है। इस सेविंग से हमारे पास जो पैसा आएगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या हो गया कि सेविंग रेशो ज़्यादा होना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट से और भी हमारे पास पैसा आएगा, दैट इज हमारे पास जो कैपिटल होगी वो एक्यूमुलेट होगी। इससे क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। पहले हमने सेव करा, सेविंग से हमारे पास आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से हमने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा, उससे और भी ज़्यादा कैपिटल जनरेट हुआ, हमारे पास आ गया कैपिटल एक्यूमुलेशन। इसका रिजल्ट फिर क्या होगा, आउटपुट एंड मोर इनकम। इससे हमारे पास ज़्यादा आउटपुट आएगी, ज़्यादा इनकम आएगी, एंड इस इनकम को देखिए ये कैसे स्पाइरल होता है। इस इनकम से हम फिर से सेव करेंगे, इस सेविंग से हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे, तो ये ऐसे एक साइकिल चलता जाएगा। यही है हैरड डोमर मॉडल। ये मॉडल आपने याद रखना है। ओके, अब बहुत सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। हमने यहाँ पर देखी, जितने भी ये 5 ईयर प्लान्स थे, यहाँ पर एक टारगेट रखा गया था कि इस टारगेट को हमने अचीव करना है। देन फिर हमें पता चलता है कि लास्ट में जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो या फिर जो एक्चुअल टारगेट है, वो कितना हमने अचीव करा है। ये जो फर्स्ट प्लान था, यहाँ पर जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही था। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस क्यों था, क्योंकि इंडिया के पास फूड का इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं था। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हमारी जो इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, उस इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया विद कैश क्रॉप्स। अब ये सारी चीज़ें देखिए मेंस के एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। सो ये लिंक कैसे हुआ, फर्स्ट जो प्लान था उसका फोकस एग्रीकल्चर पे क्यों गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें सेल्फ रिलायंट नहीं रहने दिया। हमारे पास फूड क्रॉप की डिपेंडेंस हो गई थी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो मेन जो क्रॉप्स थी, जो हम खाने के लिए जो स्टेपल फूड्स था हमारा, उसको रिप्लेस कर दिया कैश क्रॉप से। कैश क्रॉप कौन सी, कि आप कॉटन उगाओ, आप टी, कॉफी, टोबैको, ऐसी चीज़ों को आप उगाओ। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने मनी लैंडर्स को वो लेके आ गए। तो लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर उनको पैसे के लिए जाना पड़ता था मनी लैंडर्स के पास। और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला हुआ था कि मनी लैंडर्स पैसा तब देंगे जब आप कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे। तो लोगों ने फिर कैश क्रॉप्स को ही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आ गई, फूड की शॉर्टेज। सो इंडियंस बिकेम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स फॉर फूड क्रॉप्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान के साथ जब हमारी वॉर हुई थी, तो हमें यूएसए से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ा था। हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आ चुकी थी उस टाइम पर। फिर हमारी विलेज इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो फर्स्ट प्लान था उसका फोकस जो रहा वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही रहा, इरिगेशन के ऊपर रहा, एंड पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहा। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ने इसके लिए आउटले रखा था, जो अमाउंट रखी थी इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, उसका 44.6% था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर ही इन्वेस्ट करा गया था। ऐसा क्यों था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग के प्लान थे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही थी, जो पब्लिक सेक्टर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। एंड ये उस टाइम पर इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तो उस टाइम पर इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट देखें, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े बिग फर्म्स को भी देखें तो उस टाइम पर इतना कुछ था नहीं। तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, लोगों के पास तो पैसा था नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सो मेजर जो चंक था आउटले का वो पीएसयू के ऊपर ही इन्वेस्ट करा गया। इसी के टाइम पर ही देखिए फिर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया 1952 में, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो हमारा देखिए जो टारगेट था इसके लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए वो 2.1 था, बट हमने अचीव कितना करा, 3.6%। तो ये जीडीपी टारगेट है, इतना हमारा जीडीपी उस टाइम तक आ गया था, तो अच्छा ग्रोथ हुआ था, अच्छा परफॉर्म करा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने। देन हमारा आता है फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर जो प्लान है 1956 से लेकर 61 तक है। इस प्लान को बोला जाता है नेहरू महल नोबिस प्लान। महल नोबिस है, इनको आप बोल सकते हो कि आर्किटेक्ट है हमारे प्लानिंग के, एनसीईआरटी में भी इनका दिया गया है। सो ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसको बोला जाता है नेहरू महल नोबिस प्लान। इस प्लान का फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखिए जब ये सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद ना पता चल जाता है कि हमें अब इंडस्ट्रीज के ऊपर भी फोकस करना होगा अगर हमें इंडिया को ग्रो करना है। तो हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इंडिया का फोकस चला गया। हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो गई या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया है ना, कोल वगैरह इंडस्ट्रीज होगी, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी हैवी इंडस्ट्रीज था। तो इंडिया जो होगा वो सेकंड 5 ईयर प्लान से फिर हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेगा। हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने की वजह से ही हमारे पास आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मेंस। इसको हमने आगे कवर भी करना है। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में ही देखिए आता है लाइसेंस राज। ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव वे में काम करता है जो लाइसेंस राज होगा। तो देखिए यहाँ पर आईपीआर आ गया।
अब ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आपको रिलेट करते चलना है, कैसे आगे जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा। क्यों आएगा कि देखिए हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर तो फोकस करना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया सेकेंड प्लान ऑनवर्ड, बट एट द सेम टाइम इंडिया जो था वो एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। एंड जो भी फॉरेन ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, जैसे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी जो पॉलिसीज थी वो लगाई जा रही थी, कोटा टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में कैपिटल उतना आ नहीं रहा था। हमारे पास फॉरेन जो रिजर्व है, जो हमारा फोरेक्स है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फिर हमारे पास कैपिटल का भी शॉर्टेज आता जाएगा, हमारे पास फूड का ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा था। तो यही सारी चीज़ें आगे जाके कल्मिनेट किस में होंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। एकदम से सडनली चीज़ें नहीं होंगी, बट देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं कि कैसे। देखिए हम चीज़ों के ऊपर हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, बट अपनी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड भी रख रहे हैं, हम ग्रोथ भी चाहते हैं, जिसके फिर आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ओके देन इसका अच्छा ग्रोथ कितना आएगा, इसका 4.27% हम अचीव करते हैं, टारगेट रखा गया था 4.5% का। देन हमारा आता है थर्ड प्लान। थर्ड प्लान के लिए भी आपने नाम याद रखना है, सुखमणि चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सेडी। इन्होंने ये एक प्रपोजल दिया था, इन्होंने एक्चुअली आइडियाज दिए थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट तो बनाना ही है, बट हमें सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी भी बनानी है। और सेल्फ जनरेटिंग बनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, हमें बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करनी होगी, हमें बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करनी होगी। ओके ये आइडियाज तो दे दिए गए, बट ये प्लान एक टोटल फेलियर रहता है। क्यों फेलियर रहता है, क्योंकि इस टाइम पर चाइना के साथ भी वॉर स्टार्ट हो जाती है, 1962 की वॉर थी, इसमें इंडिया की डिफीट हो जाती है, इंडिया हार जाता है। ऐसे फिर पाकिस्तान के साथ भी वॉर होती है 1965 की, ऐसे ही फिर फेमाइन भी एक आ जाता है 1965-66 में। सो देखिए आप समझ रहे हो कि यहाँ पर फूड शॉर्टेज भी चल रही है, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, कैसे चीजें आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हैं चीजें। हम वॉर भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी, हम चाइना के साथ भी लड़ रहे हैं, हमने टारगेट रख दिया है 5.6%, बट इन सारी चीजों की वजह से अब लोगों के पास देखिए फूड शॉर्टेज भी है, फूड शॉर्टेज तो हो गई है, बट जो खाना है ना, अब खाना भी फूड भी एंड जो कैपिटल होगा, ये दोनों ही चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी। डाइवर्ट किस साइड हो जाएंगी, जो वॉर में सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं उनकी साइड ये डाइवर्ट हो जाएंगी। तो सारे का सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, फूड की शॉर्टेज भी बढ़ती जाएगी एंड जो हमारे पास कैपिटल है उसकी भी कमी आती जाएगी। तो ये जो प्लान था ये एक टोटल डिजास्टर रहता है, सिर्फ 2.8% ही हम ग्रोथ अचीव कर पाते हैं इस प्लान में। ओके देन जो नेक्स्ट है फोर्थ प्लान। अच्छा अब देखिए ये जो थर्ड प्लान था ये 66 तक था, है ना, तो जो आगे फोर्थ प्लान है वो आना था फिर 66 ऑनवर्ड, दैट इज 66 इससे आगे के 5 साल। बट क्या हो जाता है, वॉर की वजह से, फेमाइन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से इंडिया के पास उतना पैसा नहीं बचता है, जो 5 ईयर प्लान का जो पीरियड चल रहा था वो डिसरप्ट हो जाता है। इंडिया जो था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी उसमें गोल्स रखे गए थे उनको अचीव करने के लिए रेडी तो था, बट इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वॉर की वजह से, फेमाइन की वजह से जो सिचुएशन थी इतनी खराब हो जाती है कि इस प्लान को ड्रॉप कर देता है, फोर्थ प्लान को ड्रॉप कर देता है एंड उसकी जगह पर फिर आ जाते हैं एनुअल प्लान्स। 3 एनुअल प्लान आते हैं, एक साल का प्लान आएगा, तो ये पीरियड कितना रहेगा 66 से लेकर 69 तक। अब ये जो 3 एनुअल प्लान्स हैं इनको नाम दिया जाएगा प्लान हॉलीडे। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो प्लान हॉलीडे जो स्टार्टिंग के 1966 से लेकर, क्योंकि आगे भी देखिए एनुअल प्लान्स आएंगे, बट जो 1966 से लेकर 69 तक के एनुअल प्लान्स होंगे उनको प्लान हॉलीडे तो बोला गया है, बट ऑफिशियली इस टर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया है। बट जो आगे वाले एनुअल प्लान्स होंगे इसके जो और ज़्यादा आगे आएंगे उनको ऑफिशियली बोला गया है कि हाँ ये एनुअल प्लान्स हैं। इन एनुअल प्लान्स में आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो कि जब ये पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर नेहरू की एंड जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी डेथ हो जाती है, एंड जो हमारी इंडिया की सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल रहना है तो वो कंट्री पॉलिटिकली भी स्टेबल होनी चाहिए, बट हमारे उस टाइम पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इन 3 एनुअल प्लान्स में फोकस किस पे रहेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ऐसे ही जो फेमाइन आया था उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई थी, उसके लिए काम करना स्टार्ट करा जाएगा। अच्छा ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हुई है, तो
ये प्लान्स के टाइम पर तो चलो ये पहले की बात है। वट आई थिंक इज़ कि आज के टाइम पर भी हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना स्टेबल नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रखा है हमारे इंडिया में। आई एम सॉरी टू से बट या इट्स ट्रू। और जो लद्दाख है वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, सोनम वांगचुक जी को उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एनएसए लगा दिया गया है उनके ऊपर। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, है ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयर रहना, हमें अपनी कंट्री का पता होना चाहिए। आज के टाइम पर इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, एक जेन्युइन कंसर्न के ऊपर भी वॉइस रेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। एनएसए लगा दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बरेली में देखिए वहाँ पर भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं ना, और कुरूर में फिर स्टैम्पेड हुआ और 38 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे क्योंकि वहाँ पर पेपर लीक हो चुके हैं, है ना। क्या कितना मेहनत करते हैं हम लोग यार, और इतना इतना बुरा हाल हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ नहीं कर रही है, वॉइस ही नहीं किसी का सुना जा रहा है। इससे पहले जो मणिपुर है हमारा, उसमें भी इतने 2-2.5 साल इतना बुरा हाल है अभी भी वहाँ पर लोगों का। स्टिल गवर्नमेंट ने बस जस्ट पैकेज अनाउंस कर दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह पर फ्लड्स से जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं उसकी वजह से इतना बुरा हाल है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये जो बाबा कल्चर चल गया है, आई एम सॉरी, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो जाना, प्लीज़ न्यूट्रल रहें आप लोग। आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, न्यूट्रल रहें, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना है, किसी बाबा को सपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि राम रहीम द बेस्ट एग्जाम्पल है ना, वो हर 2-3 मंथ के बाद ही पैरोल पे बाहर आ जाता है, बेल उसको मिली होती है ना। कैसे पॉसिबल है यार, ये जो एक इतने साल से एक सोनम वांगचुक जी इतने साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल शांति वाला प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो राम रहीम है ये जेल से हर 2-3 मंथ बाद बाहर आते रहते हैं। जब भी कहीं इलेक्शंस का टाइम आता है ये लोग बाहर आ जाते हैं, बाबा जी है ना। क्या ये बाबा जी तो लगाना नहीं चाहिए इनको। और पता नहीं गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, पता नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ अवेयर रहें। आई नो इस वीडियो से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बट जैसे जैसे मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ना, समझ नहीं आता है कि हमारा इंडिया किस साइड चल रहा है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान है, सो 3 एनुअल प्लान्स आ गए 1966 से लेकर 69 तक। देन फिर हमारा आता है 4th 5 ईयर, अब प्लान स्टार्ट होगा 1969 से 64 तक। ये प्लान बेस्ड था गैडगिल स्ट्रेटजी के ऊपर। ये स्ट्रेटजी क्या कहती थी, अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, बस ये एक सुजेशन था कि जो स्टेट्स हैं उनको सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, कि स्टेट्स को हमें सेंट्रल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, उसका एक वे डिटर्मिन करना, ये गैडगिल स्ट्रेटजी थी। बट ये जो प्लान था 4th 5 ईयर प्लान, इसके लिए 2 और लोग रिस्पॉन्सिबल थे, अशोक रुद्रा एंड एलन मैनी। तो ये मॉडल क्या कहता था, इस प्लान में फोकस करा गया कि हमें ग्रोथ विद स्टेबिलिटी चाहिए। ये क्यों बोला गया, क्योंकि इससे पहले वाले केसेस में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले ईयर्स में क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी थी। तो इस प्लान का फिर गोल क्या रहा 4th का, कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, जीडीपी का नंबर भी हाई होना चाहिए, बट विद स्टेबिलिटी। इट मीन्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी विद स्टेबिलिटी। और ये करने के लिए हमने फिर फूड सेक्टर के ऊपर भी फोकस करा। फूड सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए हम लेके आते हैं फिर जीडीपी रेवोल्यूशन। दैट इज़ हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेल्फ रिलायंस के लिए, फूड जो ग्रेन है फूड में सेल्फ रिलायंस लेके आने के लिए फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आती है। इसी ही प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा पॉपुलेशन था वो काफ़ी बढ़ रहा था और जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी आ रही थी। तो गवर्नमेंट जो है वो फैमिली प्लानिंग को भी फिर प्रमोट करती है। अच्छा, 4th प्लान ऑनवर्ड आपने एक टर्म याद रखनी है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये किसी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, किसी भी रिलीजन से इनफैक्ट रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छा, ये उस टाइम पर ना टर्म दी गई थी कि अगर जीडीपी जो है वो या तो 5% ही रहे या फिर इससे कम हो, दैट इज लेस देन इक्वल टू 5% अगर जीडीपी रहती है तो उसको बोल दिया जाता था हिंदू ग्रोथ रेट। ये टर्म कॉइन करी थी एक इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम याद रखना आप, राज कृष्णा। इन्होंने ये टर्म दी थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कि अगर 5% या फिर 5% से नीचे अगर जीडीपी रहती है तो वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो 4th प्लान से आगे
जाकर फिर ये जो यहाँ पर भी देखिए 3.3% का ही ग्रोथ रेट होगा, तो ये भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ही रहता है। अच्छा, ये जो 4th 5 ईयर प्लान था, यहाँ पर भी देखिए कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। यहाँ पर भी देखिए पाकिस्तान के साथ वॉर लग जाएगी 1971 में। वन की जो वॉर होगी, ये वॉर किससे रिलेटेड है? बांग्लादेश से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए आगे जाके फिर बांग्लादेश बनेगा, है ना। बट यहाँ पर फिर क्या होता है कि बांग्लादेश का जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगते हैं। अब इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंडिया के फिर जो फूड सप्लाई होगी उसकी और भी ज़्यादा शॉर्टेज आ जाएगी। इससे क्या होगा? इससे फिर क्योंकि शॉर्टेज आ रही है, अगर कहीं पर शॉर्टेज आ रही है इट मीन्स रेट बढ़ेंगे। अगर रेट बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट मीन्स इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखिए सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? फिर वॉर भी हुई, रेफ्यूजी क्राइसिस आया, इंडिया में फूड शॉर्टेज हुई एंड इन्फ्लेशन बढ़ा। तो क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, वॉर, बांग्लादेशी क्राइसिस, इसकी वजह से देखिए फिर से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे उनका डाइवर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स फिर से क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर भी जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 3.3% ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ऐसा बोला जाता था उस टाइम पर। मैंने आपको बताया ना कि जो 4th 5 ईयर प्लान है, यहाँ पर इसमें फैमिली प्लानिंग भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो बोला जा रहा था उस टाइम पर कि जो ये इकोनॉमिस्ट ही बोलते थे, स्पेशली जो राज कृष्णा थे, इन्होंने ये जो टर्म दी है, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो एशियन इकोनॉमीज हैं, है ना, उनमें से अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है, बट जो हमारे इंडिया की जीडीपी है वो ग्रो तो कर नहीं रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है। तो इसी वजह से ही फिर उन्होंने ना ये टर्म कॉइन कर दी थी कि अगर इतना ग्रोथ रेट रहता है तो इस रेट को बोला जाएगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो ओके, ये चीज़ें। अच्छा, फिर इस टाइम पर फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन होना भी स्टार्ट हो गया था। ओके, वीडियो हिल गया था। हाँ, तो यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम फिर नेशनलाइजेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। मतलब कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, ज़्यादा कंट्रोल, गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करने लग गई थी। फिर उसके साथ ही देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही थी, और जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में आ रही थी। उसके साथ ही जो फॉरेक्स है वो हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जो फिजिकल डेफिसिट्स होंगे वो भी बढ़ेंगे। एंड सब्सिडी, देखिए मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एंड अगर सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, कम रिसोर्सेज हैं, तो लोगों को तो सब्सिडी मिल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है हम उनका मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है ना, उनको सब्सिडी मिल रही है। इसकी वजह से फिर क्या हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही थी, तो एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इनको बोला जा रहा था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि सब्सिडी की वजह से ना हम प्लान तो नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि हम सब्सिडी आगे प्रोवाइड करी जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे नॉन प्लान्ड है। अच्छा, इसकी वजह से फिर ही आगे गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट करा। अच्छा, 4th प्लान के लिए आपने एक याद रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो होगा वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब प्लानिंग में पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, और ये पॉलिटिक्स जो कि 4th प्लान से स्टार्ट होगी ये कंप्लीट हो जाएगी 7th प्लान आते आते। तो देखिए 7th प्लान तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है, हमारा जो प्लानिंग सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर, वो सारे का सारा पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इंटरफेरेंस आप बोलो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इसके आगे जो रेपरकशंस होंगे वो भी देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 79 तक। अच्छा, ये जो आइडिया दिया था ये इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन फर्स्ट। तो देन ये जो आइडिया दिया था ये डीपी धर ने दिया था, इनका भी नाम आपने याद रखना। इस प्लान का जो मेन फोकस था वो था पॉवर्टी एलिविएशन, कि हमें पॉवर्टी को खत्म करना है, और पॉवर्टी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट फिर लेके आती है 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में। इसी टाइम पर ही देखिए नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, एक ना इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ स्लोगन। तो कंफ्यूजन हो जाती है कि 5th प्लान में दिया था क्योंकि यहाँ पर भी पॉवर्टी एलिविएशन की बात करी जा रही है, और 7th प्लान में भी देखिए पॉवर्टी एलिविएशन की बात करी जाएगी। बट देखिए ये जो स्लोगन है, स्लोगन 7th प्लान में ही दिया था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी एलिविएशन का ये 5th प्लान में आ गया था। जो ऑफिशियल स्लोगन दिया गया था वो 7th प्लान में दिया गया था। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया। ये जो पॉलिटिसाइजेशन 4th से स्टार्ट हुआ था ये 6th तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा हो चुका है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो चुका है, तो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था वो 6th प्लान में दिया गया था बाय इंदिरा गांधी। तो ये स्लोगन कहाँ कब आया था? 6th प्लान में। बट ये जो पॉवर्टी एलिविएशन का 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये
फिफ्थ प्लान में ही स्टार्ट हो चुका था। ओके, सो क्योंकि अब पॉवर्टी के ऊपर फोकस करा जा रहा था, तो पहले जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, अब इसके ऊपर कम फोकस दिया जा रहा है, लेस इंपॉर्टेंस टू ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और ज्यादा फोकस किसके ऊपर दिया जा रहा है, गरीबी हटाने के ऊपर ही। ओके, यहाँ पर फिर देखिए नेशनल इमरजेंसी भी आ गई, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ रेट रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, बट अचीव कितना करा, 4.8% करा। हमने कुछ पॉइंट ज्यादा अचीव करा, बट अभी भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ही था 5 और 5% से नीचे का। अच्छा, देन यहाँ पर एक और चीज होती है, फिर एक ना कमेटी स्टैब्लिश करी जाती है, इस कमेटी का भी आपने नाम याद रखना है, एन वोहरा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1993। हो सकता है आपने पॉलिटी की मेरी किसी वीडियो में भी इस कमेटी का नाम सुना हो, तो देखिए आपको चीजें ऐसे लिंक करके देखनी है, आपको पता होना चाहिए। तो इस कमेटी ने बताया था कि कैसे क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का एंड ब्यूरोक्रेट्स का एक नेक्सस बनता जा रहा है। अब ये लोग, क्योंकि देखिए पॉलिटिसाइजेशन तो स्टार्ट हो चुका है फोर्थ प्लान से, अब फिफ्थ प्लान में क्या हो रहा है कि पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसा एन वोहरा कमेटी रिपोर्ट में बोला गया था। ओके, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी थी, उसका रिजल्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और फिर पावर में आती है जनता गवर्नमेंट 1977 में। अब ये लोग देखिए क्या करते हैं, फिफ्थ 5 ईयर जो प्लान था उसका टर्म कितना था, 1974 से लेकर 1979 तक, ये खत्म होना था 1979 में। बट जो जनता गवर्नमेंट आएगी वो इस पीरियड को कट शॉर्ट कर देगी, कम कर देगी। और कम कैसे करेगी, जो फिफ्थ प्लान होगा उसका 1 साल कट करके 1978 से लेकर 1980 तक एक ये लोग सिक्स्थ प्लान लेके आ गए, जनता गवर्नमेंट। इस प्लान को उन्होंने एग्जैक्टली सिक्स्थ प्लान नहीं बोला ऑफिशियली, इसको इन्होंने नाम दिया रोलिंग प्लान। ये जो रोलिंग प्लान है ये ऑफिशियल प्लान तो नहीं बन पाते, बट कुछ चीजें थी इसमें जो काफी इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि इन जो जनता गवर्नमेंट है उसने विलेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा। उन्होंने बोला कि हमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है एंड हमें रूरल इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्रीवियस टारगेट्स हैं वो सारे के सारे हमें ऑफिशियली ऑब्टेन करने हैं। जैसे कि हम जो जितने भी टारगेट्स बोल रहे थे वो कुछ भी अचीव नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने बोला कि हमें ये 4 टारगेट्स अचीव करने हैं। बट क्या हो जाता है कि 1980 में ही फिर से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इनके 2 साल ही कंप्लीट होते हैं, बट जो कांग्रेस होगी वो फिर से पावर में आ जाएगी। और इन्होंने क्या करा, फिर कांग्रेस ने भी अगेन सेम ही चीज करेगी जैसे जनता गवर्नमेंट ने करा, तो इन्होंने भी जो रूलिंग प्लान था उसको अबैंडन कर दिया, वो प्लान खत्म हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये सिक्स्थ प्लान का पीरियड कैसे आएगा, सिक्स्थ प्लान फिर बनेगा 1980 से लेकर 85 तक। कांग्रेस ने देखिए 2 सालों को एडजस्ट करा, जनता गवर्नमेंट ने क्या करा था, जो कांग्रेस का ये जो फिफ्थ प्लान चल रहा था उसका 1 साल पीरियड कट कर दिया था। 1780 का जो 1799 का ये साल है ना, इस साल को कट शॉर्ट करके जो रोलिंग प्लान है वो 1978 से स्टार्ट कर दिया था। बट कांग्रेस ने क्या करा, इस एक फाइनेंशियल ईयर को बना दिया एनुअल प्लान, मतलब अब ये एक फिफ्थ 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं है, ये बन चुका है एनुअल प्लान। एक और फाइनेंशियल ईयर बचा 1979 टू 80, इसको भी इन्होंने एनुअल प्लान बना दिया। और ये जो एनुअल प्लान एक बचा था, कांग्रेस ने क्या करा, इसको अगेन फिफ्थ 5 ईयर का जो पीरियड कट शॉर्ट हो गया था उसी में ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ कि जो फिफ्थ प्लान था उसका पीरियड कंप्लीट हो गया, उसका पीरियड कितना बन गया फिर 1974 से लेकर 79 तक, इस पीरियड को कंप्लीट कर दिया गया। दैट इज अब ऑफिशियली जो फिफ्थ प्लान होगा वो कितना होगा, 1974 से लेकर 79 तक ही। और जो आगे सिक्स्थ प्लान होगा वो फिर स्टार्ट होगा 1980 से 85 तक, क्योंकि जो नेक्स्ट 79 से 80 वाला पीरियड था उसको इन्होंने बोल दिया एनुअल प्लान। सो देखिए कांग्रेस ने क्या करा था कि 2 साल गए थे जनता गवर्नमेंट को, तो जो पहला साल था उन्होंने वापस फिफ्थ प्लान में ही ऐड कर दिया, जो नेक्स्ट साल बचा, नेक्स्ट ईयर बचा, उसको इन्होंने बना दिया फिर एक एनुअल प्लान। तो सिक्स्थ प्लान कहां से फिर स्टार्ट हुआ, 1980 से लेकर 85 तक। सिक्स्थ प्लान में आता है गरीबी हटाओ स्लोगन, जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके साथ ही ये प्लान बेस्ड है इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ग्रोथ मॉडल। इसको आपने एज इट इज ही याद रखना है। दिस सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एंड ग्रोथ मॉडल।
और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 4th 5 ईयर प्लान से पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट हुआ था, पॉलिटिक्स एंटर हो गई थी प्लानिंग में। अब यहाँ पर आते आते 6th 5 ईयर प्लान में पॉलिटिक्स, वो जो पॉलिटिसाइजेशन था प्लानिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गरीबी हटाओ स्लोगन भी हो गया यहाँ पर, और ये पॉलिटिसाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई कि इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ना क्या हुआ, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। इकोनॉमिक का तो हमें समझ आता है, सोशल की यहाँ पर क्यों बात करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी रेज करना होगा, इंप्रूव करना होगा, एंड उसके लिए हमें डायरेक्ट इसी चीज़ से ही डील करना होगा। एंड इस चीज़ से डायरेक्ट डील करने के लिए ही वो पॉवर्टी एलिविएशन का जो आइडिया पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम चला था, उसको फिर ये ऑफिशियली बोलते हैं कि अब हम सीधा डायरेक्टली इस चीज़ से डील करेंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करेंगे, हम गरीबी हटाओ प्रोग्राम लेके आएंगे, हम गरीबी हटाओ का स्लोगन देंगे, सो दैट ये जो लोगों का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके, रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो। ऐसा ना हो कि कुछ एरियाज ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और कुछ एरियाज में बिल्कुल ही पुअर लोग हैं। रूरल पॉवर्टी को हमें खत्म करना है, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है रूरल एरियाज में। एंड इसके लिए देखिए फिर गवर्नमेंट एक IRDP प्रोग्राम भी लेके आती है इन रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ही। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इंटीग्रेटेड, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट करनी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सोशल भी होगा, सोशल इंप्रूवमेंट भी होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी होगा। रूरल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो ये IRDP प्रोग्राम आता है। यहाँ पर फिर ये लोग एक जो गवर्नमेंट है ये एक टारगेट ग्रुप अप्रोच भी लेके आती है कि दैट इज हमने जो सर्टन इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर सर्टन ग्रुप्स हैं लोगों के, उन्हीं को टारगेट करना है, हमें उन्हीं को ही इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर फिर ये टारगेट ग्रुप अप्रोच लेके आती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, 5.2% का टारगेट रखा जाता है एंड 5.7% फिर अचीव होता है। लेकिन अभी भी ये 5 का नंबर क्रॉस नहीं करा है, तो ये जो GDP ग्रोथ रेट है ये अभी भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ही है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इट क्रॉस्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, अभी 6% अचीव हो जाएगा। ओके, सो 7th 5 ईयर जो प्लान है इस पे फोकस करा जाता है कि हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमें हमारी जो ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना है, जो कि हो जाती है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है और हमें सोशल जस्टिस के ऊपर भी फोकस करना है। यहाँ पर देखिए इस प्लान में फिर डिफरेंट योजनाएं आएंगी जो कि रमेश सिंह की बुक में भी दी हैं। IRDP ऑलरेडी चल रहा था, इसके साथ ही एक क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाएगी, मॉडर्नाइजेशन की बात करी जाएगी, तो इसके लिए फिर एक जवाहर रोजगार योजना भी आएगी। हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ चुकी थी कि हम ये जो भी चीज़ें कर रहे थे, जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, उसके लिए हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा थी। हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो हम पैसा बोरो कर रहे थे, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोरोइंग कर रही थी, बट हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट ने तो जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, टैरिफ्स लगा दिए जाते थे, तो हमारे पास फॉरेक्स नहीं बढ़ रहा था, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। बेस्ट एग्जांपल अगर लेके देखिए, सपोज हमने पेट्रोल लेना है ना, हम जो हमारा इंडिया है मैक्सिमम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए जब भी हम कोई इंपोर्टेड चीज़ें बाय करते हैं तो हम जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से पैसा खर्चते हैं। बट अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है तो हम पैसा कहाँ से खर्चेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही थी कि जितनी भी अभी 7th प्लान तक जो भी ग्रोथ हो रहा था वो सारे का सारा एक्सटर्नल बोरोइंग की वजह से हो रहा था। इंडिया के पास अपना कोई फॉरेन करेंसी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फिर फिस्कल इम्बैलेंस आएगा, और फिस्कल इम्बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जाने से पहले फिर हमने LPG रिफॉर्म्स भी करने हैं। वो ये सारा हमने जो पूरा का चैप्टर है, पूरा चैप्टर रमेश सिंह में भी दिया गया है, हमने एक साथ ही कवर कर देना है। सो उससे पहले देखिए हमने 1990 तक हमने 7th 5 ईयर प्लान तक कवर कर लिया है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, तो हम अभी यहाँ पर 7th प्लान तक ही रुक रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो NCERT बुक में दिया गया है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने ये जो गोल्स थे हमारे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इनको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करे। मैंने आपको बताया ना कि
जो हमारा जीडीपी है, हमारा ग्रोथ कैसे होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो ट्रेड है, जो या फिर जो सर्विस सेक्टर है, ये मिलकर हमारा जो एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बनाते हैं जीडीपी का। तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आ रही थी, कुछ चेंजेस कर रही थी ब्रिटिशर्स टाइम पर जो चीज़ें चल रही थी उनको हटाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए देखिए हमने 5 प्लान्स देख, अभी तक हमने सेवंथ प्लान तक देख लिया है। तो जो फर्स्ट 4 to 5 प्लान्स थे वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते थे, फूड शॉर्टेज को खत्म करने के लिए। अगेन फूड शॉर्टेज स्टार्टिंग से ही आ रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैश क्रॉप्स को लेके आ गए थे। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखिए जमींदारी सिस्टम चल रहा था। जमींदारी सिस्टम को भी हम पहले वाली वीडियोस में समझ चुके हैं। ओके, बट अभी उस टाइम पर क्या हो रहा था कि इंटरमीडियरीज, जमींदार कौन थे, इंटरमीडियरीज लोग थे, जागीरदार हो गए। ये क्या करते थे, ये जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, जो खेती करते थे, जो कल्टीवेट करते थे सॉइल को, उनसे रेंट कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। उसके लिए अलग अलग सिस्टम थे जो ब्रिटिशर्स लेके आए हुए थे। उन सिस्टम्स को भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हिस्ट्री में। तो इनफैक्ट हमने किसी इकोनॉमी की वीडियो में भी वो सारे के सारे सिस्टम देखे थे। तो ओके, सो ये जमींदार इंटरमीडियरी का काम करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी भी ये लोग ऐसा ही काम कर रहे थे, बट ये लोग फार्म की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उतनी ज़्यादा सही नहीं थी। और जो इंडिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसको इम्पोर्ट करना पड़ गया था, इतनी ज़्यादा फूड शॉर्टेज थी हमारे पास। तो एग्रीकल्चर में एक्विटी लेके आने के लिए, देखिए एग्रीकल्चर में एक्विटी लेके आने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक तो पॉलिसी लेके आता है लैंड टू टिलर की, देन एक पॉलिसी लेके आता है लैंड सीलिंग की। ये लैंड टू टिलर पॉलिसी क्या कहती है, जैसे कि पहले क्या था कि जो टिलर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो सॉइल को बस कल्टीवेट कर रहे थे, वो जस्ट फार्मिंग कर रहे थे, उनके पास लैंड की एक्चुअल ओनरशिप नहीं थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया, ये जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, ये जो जमींदार थे, इनके पास ही लैंड के राइट्स रहते थे। और जो टिलर्स थे उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं था कि वो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए काम करे, क्योंकि उनको पता ही था कि जो भी वो करेंगे वो सारे का सारा जो बेनिफिट होगा, वो जो पैसा होगा, वो इन इंटरमीडियरीज के पास ही चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि लैंड टू टिलर की पॉलिसी लेके आती है कि हम जो बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, जो लैंड के राइट है, वो हम टिलर को ही दे देंगे, उसी पर्सन को ही दे देंगे जो कि उस लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, वहाँ पर जो खेती कर रहा है। सो आइडिया क्या था ओनरशिप चेंज करने का, कि ये जो टिलर्स होंगे फिर ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनके पास इंसेंटिव होगा कि ठीक है, अगर हम पैसा इन्वेस्ट करके आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, फिर जो हार्वेस्ट होगा उस एग्रीकल्चर का, उसको हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमारे पास ही फिर पैसा आएगा। अब मार्केट में जाने की वजह से देखिए पैसा भी आएगा, ऐसे फिर देखिए इकोनॉमी रन करना स्टार्ट कर देगी, लोगों के पास पैसा आएगा, फूड भी आ रहा है, ठीक है, फूड फिर मार्केट में बेचा भी जा रहा है और बेचने से पैसा भी आ रहा है, उस पैसे से देखिए फिर लोग जो होंगे वो कंज्यूमर गुड्स बाय करेंगे, ऐसे फिर इकोनॉमी जो होंगी वो रन करना स्टार्ट कर देती है। और अगर कंज्यूमर गुड्स जो होंगे वो लोग बाय कर रहे हैं तो इट मीन्स उनकी सप्लाई भी फिर बढ़ानी होगी, इट मीन्स उनका मैन्युफैक्चर भी करना होगा। ये एक जनरल इकोनॉमी का रहता है ना। तो ऐसे ही फिर जो एक लैंड सीलिंग की पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट लेके आती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक लैंड का कितना साइज किसी ओनर के पास होगा उसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी जाएगी कि एक पर्सन के पास कितना लैंड हो सकता है। सो दैट ऐसा करा क्यों गया, सो दैट ये जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इनके पास ही लैंड कंसंट्रेट होके ना रह जाए। सपोज पहले कोई लैंड ओनर था जो कि 5 एकड़ तक की भी लैंड होल्ड करके रख सकता था, 500 एकड़ तक की भी कंट्रोल करके रख सकता था, इतनी भी इसके पास ओनरशिप थी। अब एक सीलिंग लगा दी गई कि जस्ट 2 एकड़ तक की लैंड ही कोई कंट्रोल करके रख पाएगा, जो बाकी की लैंड बची होगी फिर वो जो होगी उसकी ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, टिलर के पास चली जाएगी, है ना। तो ऐसे क्या होगा, फिर लैंड का कंसंट्रेशन किसी एक पर्सन के पास नहीं रहेगा। जब ये जो लैंड ओनरशिप चेंज हुई थी, लैंड टू द टिलर पॉलिसी आई थी, उससे अराउंड 200 लाख जो टिलर्स थे, जो कि टेनेंट्स थे, वो फ्री हो गए थे। पहले क्या होता था, ये लोग पहले इंटरमीडियरी से कांटेक्ट करते थे, फिर ये जो इंटरमीडियरी थे वो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते थे। अब इन जो 200 लाख लोगों का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो गवर्नमेंट के साथ आ गया। गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट आने की वजह से फिर जो जमींदार वगैरह होंगे, इंटरमीडियरीज होंगे, वो इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, ओनरशिप भी इन्हीं के पास ही चली गई है। तो अब इनके पास इंसेंटिव है कि देखिए हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास ओनरशिप भी है, तो हम इनपुट देते हैं
हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे फिर ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ये लोग करेंगे। बट ये जो पॉलिसीज़ आई थी इनका उतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लैंड ओनर्स थे, पहले भी जो ज़मींदार वगैरह थे, इन पॉलिसीज़ के बाद भी, इन लॉज के बाद भी इन्हीं लोगों का ही एक तरह से रूल चलता था, इनका एक तरह से कंट्रोल रहता था अपने एरियाज़ में। तो ये लोग क्या करते थे, टिलर्स को एविक्ट कर देते थे। अगर उनके पास लैंड चली भी गई है, ओनरशिप चली भी गई है, तो इनका कंट्रोल ही इतना ज़्यादा रहता था, ये लूप होल्स यूज़ करके इनको एविक्ट कर देते थे, इनको निकाल देते थे लैंड से। उसके साथ ही फिर क्योंकि अगर सपोज किसी टिलर ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर दी, तो जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम पर भी ऐसा है, अभी भी ऐसा ही है, बहुत डिले होता रहता था इम्प्लीमेंटेशन में। और जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा, ये ज़मींदार क्या करते थे कि अपने जो क्लोज रिलेटिव्स थे, लैंड की उनके नाम पर अपनी लैंड जो थी वो रजिस्टर करवा देते थे, ऐसे ट्रांसफ़र हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी लैंड बट जाती थी। तो इट मीन्स जो अपर लिमिट थी वो भी अचीव हो जाती थी, और लैंड भी इन्हीं ज़मींदारों के और इनके पास या फिर इनके रिलेटिव्स के पास रहती थी। इट मीन्स फिर से जो टिलर्स थे वो लॉस पर ही थे। तो इट मीन्स ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, बट केरला में एंड वेस्ट बंगाल में ये सक्सेसफुल हो जाती है। देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का हमने देख लिया कि कैसे कैश क्रॉप्स की वजह से फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी जो इकोनॉमी है उतनी ज़्यादा सही नहीं थी। अराउंड 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था, और जो हमारा एग्रीकल्चर था वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से फिर देखिए फूड शॉर्टेज आएगी, वॉर्स वगैरह भी लड़ता है हमारा इंडिया, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन फिर फूड जो सप्लाई होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, कैपिटल भी डाइवर्ट हो जाएगी, जो कैपिटल एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट हो सकती थी वो भी डाइवर्ट हो चुकी है अब वॉर के लिए, है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास क्योंकि फूड शॉर्टेज आ चुकी थी, तो फिर गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था आप सबको पता ही है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं उनको लेके आया जाता है, स्पेशली वीट के लिए एंड राइस के लिए, क्योंकि ये उस टाइम पर स्टेपल फूड्स थी, आज के टाइम पर भी हैं। एंड ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे इनको देखिए फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा चाहिए होते थे, इनको फिर वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता था, तो इससे कुछ नुकसान भी हुआ, बट इसको फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करा गया, जिससे फिर अच्छे बेनिफिट्स रीप करेगा बाय इंडिया। फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है वो 1960 से लेकर 1970s तक का जो पीरियड है वो फर्स्ट फेज रहता है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का। इस जो फर्स्ट फेज है इसमें क्या होता है, जो अफ्लुएंट स्टेट्स हैं, जो बेटर स्टेट्स थी, जिनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी या फिर पानी की भी अवेलेबिलिटी थी, जैसे कि पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, जिनका टेरेन भी अच्छा था, यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स भी बड़ी बड़ी थी, तो यहाँ पर फर्स्ट फेज इसका इंप्लीमेंटेशन होता है एंड सक्सेसफुल रहता है। फिर जो सेकंड फेज आता है वो मिड 1970s से लेकर 80s तक का रहता है। यहाँ पर बाकी स्टेट्स में भी इसको लेके जाया जाता है, बट उतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी अचीव नहीं हो पाती है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है, एंड जो HYV सीड्स हैं उनको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। बट क्या है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की टेरेन ही ऐसी है, वहाँ की जो जियोग्राफी है वो ऐसी है कि जो ग्राउंड वाटर जो इरिगेशन के लिए चाहिए वहाँ पर वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर अदरवाइज तो बारिश बहुत होती है, बट जो ग्राउंड वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ पर देखिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना वहाँ तक वो भी डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि अगेन हमारा जो उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से देखिए फिर कुछ स्टेट्स रह जाती हैं, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बट कुछ जैसे कि पंजाब की स्टेट है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। फिर देखिए अब हम यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फिर हमारे पास एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास उतना सरप्लस बचता है कि वो मार्केट में सेल भी कर पाते हैं। तो उतना पोर्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केट में फार्मर्स सेल कर पाते हैं उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। इसी से ही फिर आगे फार्मर्स के पास भी पैसा आता है, इकोनॉमी, हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। स्पेशली अगर राइस एंड वीट की बात करें, इसमें जो प्रपोर्शन रहता है मार्केटेड सरप्लस का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो मेन बेनिफिट आता है इससे वो आता है लो इनकम ग्रुप फैमिलीज़ को। क्यों? क्योंकि इन ग्रुप्स का जो मैक्सिमम परसेंटेज इनकम का जो स्पेंड होता है वो फूड के ऊपर ही स्पेंड होता है। अब मार्केट सरप्लस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम होगा, तो इन लोगों को फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। ऐसे ही गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए भी काम करती है। सेकेंड प्लान ऑनवर्ड
मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी फोकस जाना स्टार्ट होता है। ऐसे क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या मानना था दैट अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो एग्रीकल्चर तो ठीक है, बट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेक्टर जो है वो मैक्सिमम एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा देन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होगा वो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट देगा, स्पेशली उसमें फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व रहते हैं, एंड उसमें भी क्या होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी वेस्ट चला जाता है। सो इसलिए फोकस फिर किसके ऊपर करा जाता है, सेकंड प्लान ऑनवर्ड इंडस्ट्री के ऊपर। इसके लिए गवर्नमेंट देखिए, अच्छा जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो उस टाइम पर इंडस्ट्रीज का जो बेस था वो काफ़ी नैरो था, दैट इज उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। जो मेनली इंडस्ट्रीज थी या तो वो कॉटन टेक्सटाइल में थी या फिर जूट, इन सब चीज़ों में ही थी। एंड जो मेनली फॉर्म्स थी आयरन एंड स्टील की अगर बात करें, ये जमशेदपुर एंड कैलकाटा वगैरह में है ना। तो गवर्नमेंट फिर इसके लिए काम कैसे करेगी, पहले तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि प्राइवेट एंड जो पब्लिक सेक्टर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इनका कैसे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसका रोल कितना होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि जो पब्लिक सेक्टर होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दैट इज़ जो स्टेट होगा उसका एक्सटेंसिव रोल होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। ऐसा क्यों, ये मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, कैपिटल उनके पास नहीं था उतना ज़्यादा कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसकी वजह से ही अगर सपोज किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी है, कैपिटल भी है, तो उस टाइम पर मार्केट इतना बड़ा नहीं था इंडिया में कि उन प्रोडक्ट्स को लोग बाय करें, मार्केट ही नहीं था। इसलिए जो स्टेट है वही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। और सेकेंडली जो 5 ईयर प्लान होगा फिर उसमें भी यही फोकस करा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो एक कंप्लीमेंट्री रोल प्ले करेगा, वो पब्लिक सेक्टर को दैट इज वो स्टेट को वो हेल्प करेगा। इसी वजह से ही फिर आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये क्या कहता है कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हमने कैसे हैंडल करना है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी को कैसे चलाना है सो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या करता है, इंडस्ट्रीज को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन क्या रहता है, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सारे का सारा जो कंट्रोल होगा और जो यूनिट इस्टेब्लिश करने का भी या फिर उनको चलाने का भी कंट्रोल वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे कि कोल इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गया, अगर जो मिनरल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करनी है, माइनिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गया, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए। जैसे शिप हो गया, टेलीग्राफ इंडस्ट्री होगी, वायर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, है ना। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, एटॉमिक सेक्टर हो गया, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, ये सारे जो मेन इंडस्ट्रीज थी ना वो गवर्नमेंट के पास ही थी, एक्सेप्ट रेडियो सेट्स। अच्छा ये जो टेलीग्राफ एंड वायरलेस में ये आपने एक्सेप्शन याद रखना है कि ये वाली जो कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी, एक्सेप्ट रेडियो सेट्स। रेडियो सेट्स में प्राइवेट सेक्टर की भी इनका भी शेयर था। देन एक सेकंड सेक्शन आता है इंडस्ट्री का, जिसमें गवर्नमेंट जो होगी वो फोर फ्रंट पर होगी, बट जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो सिर्फ हेल्प करेगा। मतलब आगे आगे फिर भी गवर्नमेंट ही चल रही है, प्राइवेट को अभी यहाँ पर थोड़ा काम दे दिया गया है कि आप हमारी हेल्प करो। जो न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने का काम होगा वो अभी भी गवर्नमेंट का ही है। देखिए पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट तक नहीं लगा सकता था, सेक्शन ए में सारे का सारा काम गवर्नमेंट ही करती थी। सेक्शन बी में भी प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी हेल्प करना तो अलाउ कर दिया गया, बट यहाँ पर भी जो अगर कोई न्यू इंडस्ट्री लगानी है, कोई न्यू यूनिट लगाना है तो वो गवर्नमेंट का ही काम होगा। इसमें देखिए क्या आएगा, अगर ड्रग प्रोडक्शन करना है, दैट इज जो फार्मास्यूटिकल हो गया है ना, डाइज वगैरह हो गए, प्लास्टिक्स का काम हो गया, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, इसमें भी प्राइवेट जो सेक्टर होगा वो हेल्प करेगा। एंटीबायोटिक्स बेसिकली जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, फर्टिलाइजर्स वगैरह से भी जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी, है ना, वो सारी की सारी इस सेक्शन बी में आएंगी। ऐसे ही एक सेक्शन सी भी आएगा इंडस्ट्रीज़ का। अच्छा ये जो प्राइवेट सेक्टर हेल्प करेगा, एक तो इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगा, न्यू इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री,
जो एग्जिस्ट करती है सिर्फ उसी में ही काम करेगा, उसी में ही हेल्प करेगा। अच्छा, जो सेक्शन सी होगा, यहाँ पर अब प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम काम दिया गया है कि आप देखो सारी की सारी चीज़ें हैंडल करो, गवर्नमेंट जस्ट कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इस्टेब्लिश भी कर सकता है, बट ये करने के लिए उसको किसके पास जाना होगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट से क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। तो ये क्या आ गया फिर? यहाँ पर आ गया लाइसेंस सिस्टम। अब लाइसेंस सिस्टम में भी आगे आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इसमें भी क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वही सारे के सारे लाइसेंस लिए जा रही थी। और इससे क्या हो रहा था कि अगर छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे अगर जिनके पास कैपिटल कम था, अगर वो लोग पैसा अगर लाइसेंस लेना भी चाहते थे, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको लेने ही नहीं देते थे। क्यों? एक तो इनका जो ब्यूरोक्रेसी के साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ इनका नेक्सस बहुत स्ट्रांग था। दूसरा, ये लोग क्या करते, अपने रिलेटिव्स के नाम पर खुद लाइसेंस लेते रहते थे। कोई भी न्यू इंडस्ट्री तब तक नहीं लग सकती जब तक उसने लाइसेंस नहीं लिया है। बट गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प करी थी, कुछ इंसेंटिव दिए कि आप बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री लगाओ तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। ऐसा क्यों करा गया? अगेन एक्विटी वाला कॉन्सेप्ट कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेके आनी है, सो दैट जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसको कम करा जा सके। फिर इंडस्ट्री के लिए क्या काम होता है? अच्छा, लाइसेंस का मैंने आपको बता दिया, एक्विटी के लिए और डाइवर्सिटी के लिए। रूरल एरियाज की बात हो रही है यहाँ पर और बैकवर्ड एरियाज की। फिर कोटा सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा गया लिमिट ऑन प्रोडक्शन फॉर एवरी यूनिट। अच्छा, प्रोडक्शन के ऊपर ही लिमिट लगा दी थी गवर्नमेंट ने। इसका हमें आगे जाके फिर एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को लगता था कि हमें उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना हमें चाहिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये सिस्टम भी आया। फिर इसमें यहाँ पर ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी बात करी गई थी। इससे रिलेटेड एक कार्वे कमेटी थी 1955 की। इस कमेटी ने बोला कि अगर रूरल डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट इसके लिए रखी जा सकती है। तो 1950 का जो पीरियड है, 50s का, जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ये 5 लाख तक की लिमिट थी कि कोई भी इंडस्ट्री अगर जो 5 लाख तक रहेगी वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। उसको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे क्योंकि स्मॉल स्केल जो, अच्छा इनका फ़ायदा भी रहता था। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी लेबर इंटेंसिव रहती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर सकते थे, लेबर कर सकते थे, जिससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। बट क्या हो रहा था कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ये इन लोगों को ग्रो नहीं होने दे रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए फिर देखिए एक क्राइटेरिया रख दिया गया रिजर्वेशन का कि कुछ, अच्छा क्या कर दिया गया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर पाएंगी। और इसके लिए फिर एक क्राइटेरिया रखा गया। क्राइटेरिया में क्या बोला गया कि कितनी एबिलिटी है इस पर्टिकुलर फर्म की, कितनी एबिलिटी है कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की, उस एबिलिटी को देखा जाएगा। उसी बेसिस के ऊपर ही फिर इसको रिजर्वेशन दी जाएगी एंड इसको टैक्स कंसेशंस भी दी जाएंगी। देन इसको फिर अगर लोन चाहिए तो लोन भी इसको लोअर इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। ऐसे ही फिर गवर्नमेंट ने देखिए फॉरेन ट्रेड के लिए भी काम करा। फॉरेन ट्रेड के लिए काम नहीं करा, कम करा फॉरेन ट्रेड बेसिकली कि जो हमारा गवर्नमेंट को उस टाइम पर क्यों क्या लग रहा था कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट लेके आती है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ये काफ़ी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है। इसमें क्या रहता है कि आप जितने भी फॉरेन इंपोर्ट्स हैं जो कि बाहर से प्रोडक्ट्स हम बाय कर रहे हैं उनको आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रीप्लेस कर दो। दैट इज हमें फॉरेन से कम बाय करना है, जितना हो सके कम बाय करना है एंड डोमेस्टिकली आप ज्यादा प्रोडक्ट्स को ग्रो करो। इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करता है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जो कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। किससे प्रोटेक्ट करा जा रहा है? फॉरेन कंपटीशन से। कैसे? क्योंकि अगर मैक्सिमम फॉरेन के प्रोडक्ट्स ही इंडिया में आएंगे और अगर वो सस्ते पड़ रहे हैं लोगों को तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी उनसे लोग बाय नहीं करेंगे। इट मीन्स उनको लॉस होगा। ऐसे फिर उनको कोई फायदा नहीं होगा एंड उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं होगा फर्दर इन्वेस्टमेंट का। हमारे इंडिया में कैपिटल जनरेशन नहीं होगा और प्रोडक्टिव कैपिटल भी नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर गवर्नमेंट देखिए प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन कैसे देती है? थ्रू टैरिफ्स एंड थ्रू कोटा सिस्टम। टैरिफ क्या है? ये एक तरह का इम्पोर्ट टैक्स है। जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, जो बाहर से गुड्स आते हैं उनके ऊपर लगता है, इससे महंगे हो जाते हैं और उनका फिर लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही फिर जो कोटा सिस्टम आता है वो भी है। ये कहता है कि कितने गुड्स जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक कोटा लगा दिया गया है
कि आप इतने नंबर ऑफ गुड्स ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। सो इन दोनों का बेसिकली पर्पस क्या रहता है, जो डोमेस्टिक फर्म है उनको फॉरेन कंपटीशन से ही बचाना। बट इसका लॉस भी क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आती है। बट ठीक है, उस टाइम तक गवर्नमेंट ने जो भी करा वो हमारे इंडिया के लिए सही रहता है, कुछ हद तक सही रहता है। अगर सिर्फ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो ये ग्रो होता है। नंबर आप जो है इसका जीडीपी का नंबर है वो आप देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुकलेट में भी दिया गया है। तो जो 1950 से 51 का पीरियड है, जब ये प्लानिंग वगैरह स्टार्ट होती है, उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था वो जस्ट 11.8% था। 1991 का पीरियड आते आते ये नंबर हो जाता है 24.6%। तो देखिए कंट्रीब्यूशन तो ग्रो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बट अगेन क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड थी जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, जिसके फिर आगे रेपरकशंस भी आएंगे, दैट इज़ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड देन एलपीजी रिफॉर्म्स। ओके, ये अब हम सारे का सारा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कवर, एंड देन रिमेनिंग प्लान्स ऑल्सो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को शेयर करें। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फीडबैक भी दें।